गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट थर्ड यानी तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने इस चैप्टर पर 2 वीडियो बना चुका हूं। अब देखो, 2 वीडियो पहले वाला जो है उसे पहले आप लोग अवश्य देख लें। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। और पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload a new video you may get notified. Dear students, one more request I have to make, that you must like and share this video to all of your friends. Okay स्टूडेंट्स, तो चलें आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है स्टार्ट होगा, यहाँ पैराग्राफ मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, यानी गोल्ड स्मिथ जो है उसको बुलवाया गया, यानी बुलवाने की आज्ञा अब जो है राजा दे चुके हैं, क्योंकि जो डांसिंग गर्ल था उसने अपना ब्लेम जो है, अपना आरोप वह ट्रांसफर कर दिया किस पर? गोल्ड स्मिथ पर। तो राजा ने तुरंत गोल्ड स्मिथ को बुलाने का ऑर्डर दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले थोड़ी सी जो है ना इस कहानी का थोड़ा सा सारांश एक बार अवश्य जान लीजिए। इस कहानी में पहले जो 2 एपिसोड मैंने अपलोड किया है, 2 पार्ट मैंने अपलोड किया, तो उसमें बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है कि एक किंगडम है, एक राज्य है, जहां का राजा और मंत्री यानी किंग और जो उसका मिनिस्टर है, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। और उन लोगों ने, दोनों ने यानी किंग और मिनिस्टर ने अपने राज्य को कुछ अलग तरीके से चलाना चाहा। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, राज्य में फरमान जारी कर दिया कि दिन में जो है सबको सोना है और रात में जगना है, यानी रात में ही कोई काम आप कर सकते हैं, दिन में सोए हुए रहना है, सो करके गुजारना है। ठीक है, इस आदेश का पालन नहीं करने वाले के लिए सजाए मौत की जो है आज्ञा दे दी गई, हुक्म दे दिया गया। तो जान की डर से, ठीक है, मौत के भय से सभी लोग राजा की आज्ञा का पालन करने लगे और वैसा ही होने लगा, यानी दिन में सब लोग सोए रहते थे और रात में सारी एक्टिविटीज किया करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बीच में एक छोटी सी कहानी आती है एक गुरु और शिष्य की, कि उसी किंगडम में एक गुरु और शिष्य घूमते हुए पहुंच जाते हैं और दिन का समय है, लेकिन सब लोग देखते हैं कि कहीं कोई नहीं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है शहर में। तो दोनों अचंभित हो गए
और चक्कर काटते रह गए उस टाउन की जहां वे लोग गए थे। और जैसे ही अंधेरा होता है तो सब लोग जग जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं। और उसके बाद किंग, ये जो गुरु और शिष्य हैं दोनों ग्रोसरीज की दुकान पर जाते हैं, यानी किराने की दुकान पर जाते हैं, खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है जान करके कि हर चीज की कीमत वहां 1 रुपया ही थी, सिंगल डुड्डू। तो ये तो गुरु शिष्य की कहानी थी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है यहाँ पर रात में, ये दिन में एक और वाकया, एक और घटना घटती है कि किसी व्यापारी के घर में सेंधमारी होती है, यानी कोई चोर जो है दीवार काटकर अंदर घुस जाता है। और होता क्या है कि जब वह चोर लूट करके बाहर निकल रहा था तो घर की दीवार गिर जाती है और उस चोर की मौत हो जाती है। ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर ही चोर मारा जाता है। अब चोर का भाई कंप्लेन करता है राजा से कि मेरा भाई जो है इस मर्चेंट की दीवार के कारण, यानी मर्चेंट के घर की दीवार गिरी और मेरा भाई मर गया। क्योंकि राजा मूर्ख है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वह राजा तुरंत जो है उस मर्चेंट को बुलवाता है, उसको काफी डांट फटकार के फिर कहता है कि तू दोषी है, तुमने जो है घर की दीवार मजबूत नहीं बनाई जिसके चलते दीवार गिरी। इस तरह से होता क्या है, वह मर्चेंट फिर जो है ब्रिक लेयर पर अपना दोष मढ़ देता है, जो मेसन होता है राजमिस्त्री। और राजमिस्त्री फिर जो है अपना दोष एक नर्तकी पर मढ़ देता है, एक डांसिंग गर्ल पर। ठीक है, और डांसिंग गर्ल जो है अपना फिर जो है दोष गोल्ड स्मिथ पर मढ़ देती है। अब जो डांसिंग गर्ल ने गोल्ड स्मिथ का नाम ले लिया, तो बताया मैंने कि राजा तो मूर्ख है, तो तुरंत जो है राजा फरमान जारी करता है कि उस गोल्ड स्मिथ को जो है जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक 2 पार्ट में हमने कवर किया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो पार्ट होगा, आज का जो लेसन होगा, उससे आगे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा आज। गोल्ड स्मिथ वाला जो पैराग्राफ है वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम उस पैराग्राफ पर चलते हैं। ये एट वंस पर खत्म होता है ये पैराग्राफ। आई वॉज बिल्डिंग, ये हो गया है, ये भी हो चुका। आप लोगों का यहाँ से एट वंस, ये देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कवर हो गया था। यानी राजा ने ऑर्डर दे दिया कि गोल्ड स्मिथ को क्या करना है, गेट द गोल्ड स्मिथ, यानी उस सोनार को पकड़ करके ले आओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां भी वह छिपा हुआ है, एट वंस, तुरंत। तब देखो फिर क्या होता है, आज हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब राजा के जो भी बैलिफ्स थे, यानी जो पुलिस थी, ठीक है, या चौकीदार थे जो कहिए, उन्होंने तलाशी शुरू कर दी। सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सोनार की तलाशी यानी उसकी खोज शुरू कर दी। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और वह सोनार कहां पर था, हु वॉज हाइडिंग, हाइड मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट छिपना, तो वह सोनार छिपा हुआ था इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। कहां छिपा हुआ था, तो एक कॉर्नर में, कोने में छिपा हुआ था। कोना किस चीज का, तो दुकान का, अपने दुकान के किसी कोने में वह गोल्ड स्मिथ छिपा हुआ था। When he heard the accusation, अब कहता है जब उसने एक्यूजेशन सुना, एक्यूजेशन का मतलब आरोप, ठीक है, एक्यूजेशन जो आरोप उस पर लगाया गया था,
तो उस एक्यूजेशन के बारे में, उस आरोप के बारे में जब उसने सुना, किसने, गोल्ड स्मिथ ने, अगेंस्ट हिम मतलब जो उसके खिलाफ था, ये आरोप जो गोल्ड स्मिथ के खिलाफ लगे थे, उसके बारे में जब सुना तो ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल। तो उस गोल्ड स्मिथ के पास भी कहने के लिए, टू टेल कहने के लिए अपनी कहानी थी। अब गोल्ड स्मिथ भी क्या करेगा, अपना आरोप किसी पर शिफ्ट करेगा। देखो, माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। कहा हुजूर, मैं तो एक गरीब सोनार हूं। इट इज ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। कहा सच है हुजूर, क्या कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर मेनी टाइम्स कई बार बुलाया। लेकिन क्यों बुलाया महाराज, इसका कारण तो सुन लीजिए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, कहता है मैंने गेव हर एक्सक्यूजेज मतलब उसे बहाना किया। एक्सक्यूज मतलब बहाना यहाँ पर, तो मैंने बहाने बनाए उससे, यानी उस डांसिंग गर्ल को बहाना करता रहा मैं। क्यों, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। कारण क्या बता दिया, ध्यान से सुनो। क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं उसका आभूषण बनाने का जो काम था, गहना बनाने का काम जो था, वह फिनिश नहीं कर सका महाराज। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, रिच मर्चेंट यानी अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने के पहले। क्या मतलब कि उस गोल्ड स्मिथ को पहले रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था, यानी उन्होंने भी गोल्ड दे रखा था ज्वेलरी के लिए, ठीक है। तो कहा पहले महाराज मैं रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करता, तब मैं इसका ज्वेलरी बनाता, इसलिए मैंने उसको कई बार अपने दरवाजे पे बुलाया, केवल बहाना करने के लिए, ठीक है। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, कहता है रिच मर्चेंट के घर में आने वाली थी क्या, वेडिंग शादी, अर्थात किसी की शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे रुक नहीं सकते थे। कौन नहीं रुक सकते थे भाई, मर्चेंट, क्योंकि उनके घर में शादी थी तो टाइम पर उनको ज्वेलरी चाहिए। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मेन आर, और यह भी एक बात कह दी कि महाराज आप तो जानते ही हैं ना, ये जो अमीर लोग होते हैं, रिच मैन होते हैं ना, बड़ा इम्पेशेंट होते हैं महाराज, यानी इन्हें धैर्य नहीं होता। इम्पेशेंट, पेशेंट मतलब धैर्यवान, इम्पेशेंट जिसके पास धैर्य ना हो, अधीर उसको बोल सकते हो। तो ये महाराज ये रिच मैन बड़े इम्पेशेंट होते हैं ना, आप तो जानते हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? एक साथ कई सवाल अब राजा ने पूछ लिए उस गोल्ड स्मिथ से। क्यों, कहा कि भाई रिच मर्चेंट की बात तुम करते हो ना, तो बताओ ये रिच मर्चेंट कौन है जिसने हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें रोका, ठीक है, पूरा करने से, फिनिश करने से, क्या, इस बेचारी औरत की ज्वेलरी बनाने से, जिसने तुम्हें रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसके चलते तुमने उसे कई बार आवागमन कराया, यानी कई बार उसको तुम अपने दरवाजे पर बुलाया।
और जिससे क्या हुआ, डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, वह ब्रिक लेयर जिससे क्या हो गया, ध्यान उसका भटक गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद उससे फिर क्या हुआ, ध्यान भटकने से, ब्रिक लेयर का जब ध्यान भटका तो which made a mess of his wall, जिसने अपनी दीवार बनाने में, यानी उस व्यापारी की दीवार बनाने में गलती कर दी, ठीक है, मेड ए मैस मतलब मिस्टेक कर दिया, और which has now fallen, और वह दीवार अब गिर चुकी है, on an innocent man, किसी मासूम आदमी पर, and killed him, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, कहा बोलो तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब कहता है गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, नाम बता दिया जी उसी व्यापारी का। कौन सा व्यापारी, जो व्यापारी पहले पेश हुआ था, याद कर लो। एंड ही वॉज नन अदर देन, कहता हुआ व्यापारी कोई दूसरा नहीं था जी, देन द ओरिजिनल ऑनर, बल्कि वही असली मालिक था, द हाउस उस मकान का, हुज वॉल हैड फॉलन जिसकी दीवार गिरी थी, नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब राजा कहता है कि न्याय अब बिल्कुल फुल सर्किल में आ गया है, मतलब पूरा पूरा साफ हो चुका है, यानी अब न्याय जो है दिखने लगा है, पूरा सर्किल हो गया, मतलब स्पष्ट हो गया कि असली अपराधी कौन है। दो थॉट द किंग, राजा ने ऐसा सोचा, बैक टू द मर्चेंट, अब फिर वापस उस मर्चेंट की तरफ उसने ध्यान दिया, उसकी तरफ देखा। When he was rudely summoned, जब उस व्यापारी को बड़ी रूडली, बड़ी ही कठोरता के साथ, बड़ी ही मतलब कहो दुर्व्यवहार के साथ जो है उसको समन्ड किया गया, बुलवाया गया, बैक टू द कोर्ट, वापस अदालत में। He arrived crying, वह व्यापारी रोता चिल्लाता आ गया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, अब व्यापारी क्या करे बेचारा, वह गिड़गिड़ाता है कि मैं नहीं बल्कि मेरे फादर ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, ही इज डेड, और फादर तो अब इस दुनिया में नहीं है, आई एम इनोसेंट, इसलिए मैं निर्दोष हूं। इनोसेंट मतलब निर्दोष हुआ। व्यापारी बोला महाराज दीवार तो मैंने नहीं बनवाई ना, दीवार मेरे पिताजी ने बनवाई, और पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं तो निर्दोष हूं महाराज। तब बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और फिर कहता है लेकिन वह राजा जो था मूर्ख तो था ही, अब उसने कंसल्ट किया मतलब विचार विमर्श किया, सलाह की, किससे, अपने मंत्री से, मंत्री के साथ जो है ना इस पर डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया, चर्चा की, जो कहो। एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और फिर कहता है डिसाइसिवली यानी व्यापक रूप से, यानी अच्छी तरह से, फिर उसने क्या किया, रूल्ड यानी फिर ऑर्डर जारी किया। क्या, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, देख लो अब राजा के शब्द हैं ये, यह हकीकत है, यह सच है कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिताजी ही असली कातिल हैं, ट्रू मर्डरर हैं, लेकिन ही इज डेड, लेकिन वह तो अब इस दुनिया में है नहीं, तुम्हारे पिताजी तो मर चुके हैं ना, बट somebody must be punished in his place। लो तो कहता है भाई उसके बदले में तो किसी न किसी को तो दंड अवश्य ही मिलना चाहिए ना। You have inherited everything from that criminal father of yours, देख लो
उस रिच मर्चेंट को सुना रहा है राजा कि यू हैव इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब विरासत में तुम्हें मिली है, तुमने सब कुछ प्राप्त किया है, एवरीथिंग हर चीज, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, अपने अपराधी बाप से तुमने सब कुछ प्राप्त किया है। क्या क्या? हिज रिचेज, उसकी संपत्ति, रिचेज मीन्स संपत्ति, उसकी दौलत, एज वेल एज हिज सिंस, और साथ में उसके पाप, दोनों तुमने उससे, अपने पापा से दोनों चीजें विरासत में ले ली है। I knew at once even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. अब राजा कहता है क्या, देखो कि I knew, मैं जान गया था जी, मैं तो जान चुका था, at once तुरंत जान गया था, even when I first set eyes on you, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। सेट आइज ऑन यू मतलब देखना, यहाँ पर जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था ना, उसी समय मैं जान गया था, क्या जान गया था, दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक अपराध की जड़, रूट जो है तू ही है। यू मस्ट डाई, कहा तुम्हें तो मरना पड़ेगा। And he ordered a new stake to be made, और उस जो है राजा ने ऑर्डर दे दिया अपने दूत को, अपने नौकर को या कर्मचारी को, कि एक न्यू स्टेक, स्टेक एक ऐसा उपकरण है जिस पर फांसी दी जाती है, तो एक नया स्टेक कहा बनाया जाए, टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन मतलब फांसी, ठीक है, तो फांसी के लिए कहा एक नया स्टेक तैयार किया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, अब जब वह शार्पेन करना, तेज करना, धार कर रहा था स्टेक में, मैंने बताया फांसी देने का ये तरह का उपकरण इस तरह से बनाया जाता है कि वो गर्दन पे आकर के सीधा जो है हिट करता है और उसकी गर्दन जो है अपराधी की कट के अलग हो जाती है, ठीक है, उसको स्टेक कहा गया। तो स्टेक को शार्पेन कर रहे थे सर्वेंट्स लोग, नौकर लोग, ठीक है, उस कटार को या तलवार को, जो भी कहिए, तलवार जैसी जो भी चीज थी उसकी धार तेज कर रहे थे। शार्पेन करना मतलब धार तेज करना। एंड गॉट इट रेडी, और जब उसको तैयार कर दिया फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल को अंतिम रूप से उस पे इम्पेल करना मतलब उसको फांसी देने के लिए, जब फाइनल मतलब अंतिम रूप दे दिया गया कि अब जो है वह तैयार हो चुका है स्टेक, ठीक है, फांसी के लिए अंतिम रूप से तैयार हो चुका है। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या, दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। क्या ख्याल आया पता चला आपको? ये ख्याल आया क्या, क्या कि वह जो रिच मर्चेंट है जी, वाज समहाउ टू थिन, ठीक है, वह कुछ इतना ही दुबला पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, का उस स्टेक में जो है ना उसको ठीक से फांसी लग ही नहीं सकती, उसका जो है गर्दन कटेगी ही नहीं, उसका जो है सर उसमें कटने लायक नहीं है, मतलब बहुत पतला दुबला आदमी है और गैप ज्यादा हो गया, नहीं कटेगा। तब द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा भी इसे लेकर के परेशान, लो अब स्टेक ही छोटा पड़ रहा है। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. लो
मैंने कहा ना दोनों बेवकूफ है, बेवकूफी की कोई सीमा है। व्हाट शैल वी डू, तो कहा अब हम लोग क्या करें। नौकरों ने कहा क्या करें महाराज अब हम लोग। When suddenly it struck him, तभी जो है राजा के दिमाग में विचार आया, that all they needed to do was to find a man। कहा देखो जी, अपने नौकरों से कहा कि अब तुम लोगों को क्या करना है, जरूरत है इस बात की कि एक ऐसे आदमी को फाइंड करो, तलाश करो, ठीक है, फैट एनफ, इतना मोटा हो टू फिट द स्टेक, जो उस स्टेक में क्या हो जाए, फिट हो जाए, अट जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। अब जो नौकर थे उनके पूरे शहर में घूमने लगे, इसलिए कि ऐसा कोई मोटा तगड़ा मिल जाए जो उस स्टेक में क्या हो जाए, फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब तभी जो है उसकी नजर पड़ गई किस पर, वही डिसाइपल पर, वही जो डिसाइपल था, चेला जो था, ठीक है। यहाँ पर सेंट और ये डिसाइपल की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ है डिसाइपल, ठीक है। Who had fattened himself, अब फैट मीन्स मोटा, फैटन मीन्स मोटा होना, तो वह डिसाइपल जो है ना मोटा तगड़ा हो रखा था, ठीक है, काफी, हिमसेल्फ यानी अपने आप को वह मोटा बना लिया था, फॉर मंथ्स, कई महीनों से, ऑन बनानाज, क्यों, क्योंकि वह केले खाया करता था, राइस, व्हीट और घी खाया करता था, तो बहुत अधिक भोजन मिला उसको, सस्ता सस्ता, और खा खा करके वह तगड़ा हो गया था। तो उसी पे नजर पड़ गई नौकरों की। तब फिर क्या था देखो, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। अब जब सर्वेंट्स लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं तो डिसाइपल अब कह रहा है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, अरे मैंने क्या गलती की है, आई एम इनोसेंट, मैं बेकसूर हूं, आई एम सन्यासी, का मैं तो भाई सन्यासी हूं, ही क्राइड, हुआ चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टिक, दे सेड, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब राजा के दूत ने क्या कहा, ये राजा का आज्ञा है जी, हो सकता है कहीं दैट मे बी ट्रू, हो सकता है आप सन्यासी हैं, सच बोलते हैं आप, लेकिन राजा आज्ञा है ये, और वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ, का इतना मोटा ही आदमी हमको चाहिए जो फिट हो जाए स्टेक में, ठीक है, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन। अब जो फांसी का स्थल था, जिस जगह पर फांसी देने की तैयारी हो रखी थी, वहां उनको ले जाया गया। He remembered his wise guru's words। अब जो है उसने अपने बुद्धिमान गुरु की बातों को याद किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। इसके आगे क्या होता है, मैं अब इसका जो लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 4 में मैं इसे कवर करूंगा। आज इतना ही। एक बार फिर मैं कहते हुए विदा लूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।